नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी की क्लास में। तो ये हमारी एचपीएससी और ईएमआरएस टीएसटी पीएचडी हिंदी की रिवीजन की 4th क्लास है। इसके अलावा जिस बच्चे का भी सब्जेक्ट टीएसटी पीएचडी हिंदी है तो ये सभी के लिए क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति में महादेवी की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं? तो उस कृति का नाम है यामा। यामा में उनकी सारी जो कविताएं हैं वो संकलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो ये हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इनमें से ओज और औदात्य का कवि किसे माना जाता है? तो आपने इसमें एक शब्द और जोड़ लेना है, ओज और औदात्य के साथ विद्रोह का कवि किसे माना जाता है? तो ये हो जाएंगे हमारे निराला जी। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से प्रसाद की कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत आती है? तो ये हो जाएगी लहर। कौन सी रचना हो जाएगी? लहर। ठीक है, लहरों के साथ मिलकर गीत गाए तो थोड़ा ध्यान में रह जाएगा। गीत काव्य के अंतर्गत आने वाली रचना है लहर। आंसू का कौन सा संस्करण रहस्यवादी भावनाओं से युक्त कर दिया गया? तो वो हो जाएगा द्वितीय संस्करण, और उसमें 64 छंदों को जोड़ा गया था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे कहा है? तो उन्होंने मुकुटधर पांडे जी को छायावाद का जनक कहा है। पंत की रचना रजत शिखर किस वर्ग में आएगी? तो ये एक काव्य नाटक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखने वाला कवि इनमें से कौन सा है? तो हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन जी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर को किस वर्ग में रखा जाएगा? क्या वो छायावादी कवि हैं या फिर प्रेम और मस्ती के कवि हैं? प्रेम और मस्ती के हो जाएंगे हमारे हरिवंश राय बच्चन जी। छायावादी कवि आपको पता ही है, 4 ही मुख्य हैं। और इसके बाद क्या प्रयोगवादी कवि हैं? तो इनमें से दिनकर जी किस श्रेणी में आते हैं? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं दिनकर जी। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? तो ये हो जाएगा नागार्जुन का। ठीक है, ये पेज थोड़ा सा धुंधला है, इसके बाद सब कुछ क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रेत का व्यान नामक कविता का रचयिता कौन है? तो हो जाएंगे नागार्जुन। कौन हो जाएंगे? नागार्जुन। गीत फरोश नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। प्रगतिवाद का स्वंद किस दर्शन से है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इनका प्रगतिवाद का जो स्वंद है वो मार्क्सवाद से है। आओ रानी हम ढोएं पालकी नामक प्रसिद्ध कविता की रचना किस कवि ने की है? तो ये हो जाएंगे नागार्जुन। ठीक है, कौन हो जाएंगे? नागार्जुन। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह इनमें से किस कवि का है? तो ये है केदारनाथ अग्रवाल का, 1965 में प्रकाशित हुआ। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करना है। तो एक तरफ रचनाएं हैं और रचनाकार हैं। तो सबसे पहले युग धारा किसकी रचना है? नागार्जुन की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है, थोड़ा ध्यान रखना, युग धारा और युग की गंगा। रसवंती दिनकर की है। हिलोल शिव मंगल सिंह सुमन की है। प्रगतिवाद काव्य की समय सीमा क्या है? तो 1936 से 1943 और कहीं कहीं 1942 भी मिलता है। तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जा सकते हैं। हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है नागार्जुन। ये भी ध्यान रखना है कि मैथिली में यात्री नाम से ये कविताएं लिखता था। इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो हरिऔध प्रगतिवादी नहीं है। त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल ये प्रगतिवादी कवि हैं। इनमें से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो हमने जो सही है वो देख लेने हैं। प्रगतिवाद में शोषण का विरोध हुआ है। ठीक है, प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई है। ये पॉइंट याद रखने जो इसके बारे में है।
शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। तो ये तीनों पॉइंट इसके बारे में नहीं है, ध्यान में रखना है, ये प्रगतिवाद के स्वंद में है। जो नहीं है वो है स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म मानवीय वायवीय सौंदर्य का चित्रण है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? यह पंक्ति किसकी है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। इनमें से मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाले कवि कौन हैं? तो मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाले हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। तो यहाँ पर तो बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई देगा। कुरुक्षेत्र की रचना कवि का मूल उद्देश्य, मतलब कुरुक्षेत्र कृति को रचने का जो उद्देश्य था वो क्या था? युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन करना। युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन करना। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1936 में हुई और मुंशी प्रेमचंद इसके पहले अध्यक्ष बने थे। ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो ये लंदन में, पेरिस भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो यह है कुरुक्षेत्र की। आगे है, उर्वशी के कामाध्यात्म पर किस विदेशी लेखक का प्रभाव रहा है? तो D.H. लॉरेंस का प्रभाव रहा है। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? तो यहाँ पर गीति नाटक है। चंपू काव्य कहा जाता है उर्वशी को, मतलब कि गद्य पद्य दोनों में इसकी रचना हुई है। तो यहाँ गीति नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से दिनकर की कृति कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर वैदेही वनवास उनकी कृति नहीं है। परशुराम की प्रतिज्ञा रसवंती हुंकार है। वैदेही वनवास हरिऔध की है, ये भी ध्यान रखना है। उर्वशी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? प्रकाशन कब हुआ? तो 1961 में प्रकाशन हुआ उर्वशी का। अगर रचना पूछी जाए तो 1909 में इसकी रचना हुई थी। गा कोकिल वर्षा पावक कण में कोयल किसका प्रतीक है? तो कोयल हो जाएगा क्रांति का प्रतीक। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार पर हार, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह कविता वह तोड़ती पत्थर कविता से ली गई है ये पंक्ति, और निराला की ये कविता है वह तोड़ती पत्थर। प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तो तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो हमारे अज्ञेय जी हो जाएंगे, हर किसी को पता है। प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1943 से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किसका है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अज्ञेय का हो जाएगा कथन। ठीक है, इसके अलावा अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ? तो ये हुआ प्रयोगवाद का। आगे है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है, तार सप्तक से कोई ना कोई प्रश्न बनता ही है। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में। इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? तो भरत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा, ये तार सप्तक से संबंधित कवि हैं। केदारनाथ नहीं है तार सप्तक के कवि, तो यहाँ पर यही हमारा सही आंसर है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला? तो दूसरे सप्तक में। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है कि कौन सा कवि कौन से सप्तक में स्थान रखता है। ठीक है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 में। ठीक है, और तीसरा 1959 में, फिर उसके बाद 79 में। शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959। प्रतीक पत्रिका के संपादक हमारे अज्ञेय हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है?
तो नई कविता में बौद्धिकता है, क्षणवादिता है, अतिशय व्यक्तिकता है, मार्क्सवादी दर्शन इसमें नहीं है। किसमें? नई कविता में। कोशवत सिमटी रहे जह चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी। तो ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये हो जाएंगी अगेय की हो जाएंगी ये पंक्तियाँ। और अगर कविता पूछ ली जाए तो सावन मेघ। कौन सी? सावन मेघ। ठीक है। आह मेरा श्वास है उद्पत, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, तुम कहाँ से नारी। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये भी हो जाएंगी अगेय की। किसकी हो जाएंगी? ये भी अगेय की। देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो मतलब इन पंक्तियों का मूल जो अर्थ है, भाव है, वो पूछा गया है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, पुराने शब्दों की अर्थवता खो गई है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, बर्तन घिस घिस के वो पुराना हो जाता है, ऐसे इस प्रकार से उदाहरण दिया है कवि ने। ऑपरेशन थिएटर सी जो हर काम करते हुए चुप है, इस पंक्ति में नई कविता की कौन सी प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही है? तो नवीन उपमान। क्या? नवीन उपमान। नई कविता पर इनमें से कौन सा आरोप लगाया गया है? तो नई कविता का कोई दर्शन नहीं है, नई कविता में अश्लीलता है, नई कविता में छंदहीनता है। तो ये सारे ही आरोप नई कविता पर लगाए गए हैं। ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संकलन के रचयिता हमारे मुक्तिबोध हो जाएंगे। ठीक है। ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इनमें से कौन सी कृति अगेय की नहीं है? तो हरी घास पर क्षण भर, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार। तो ये सारी अगेय की हैं। भूरी भूरी खाक धूल अगेय की नहीं है, ये मुक्तिबोध की रचना है। फिर सूची सुमेलित करनी है। तो सागर मुद्रा अगेय की रचना है। ठीक है। और नाश और निर्माण गिरजा कुमार माथुर की है। संसद से सड़क तक धूमिल की है। कनुप्रिया हो जाएगी धर्मवीर भारती की। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता मुक्तिबोध हो जाएंगे। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किस कवि को माना जाता है? तो ये सभी जानते हैं, दुष्यंत कुमार को माना जाता है। शिला पंख चमकीले किस कवि की रचना है? तो ये गिरजा कुमार माथुर की कविता है। ठीक है। इनमें से कौन सी कृति धर्मवीर भारती की नहीं है? तो यहाँ पर असाध्य वीणा हो जाएगी, जो धर्मवीर भारती की नहीं है, अगेय की रचना है। ठीक है। क्वानो नदी किस कवि की है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है? तो ये राम कथा से संबंधित है। इनमें से नरेश मेहता की रचना कौन सी नहीं है? तो संशय की एक रात नरेश मेहता की है। महाप्रस्थान है, अरण्य है, गर्म हवाएं उनकी रचना नहीं है, ये सक्सेना की है। ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये रचना है। आगे है, चक्रव्यूह एवं आत्मजयी नामक कृतियों का रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये आधा ही है, ये कल की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास के क्वेश्चन यहीं तक थे। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।